अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम चाय पर समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। इस सप्ताह के राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की बात करें तो देश में लॉकडाउन की अवधि को 2 सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया और लॉकडाउन पार्ट 1 और लॉकडाउन पार्ट 2 की जो सफलता रही उसी की वजह से लॉकडाउन 3 की ओर देश बढ़ा है और यकीनन लॉकडाउन कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने में एक प्रभावी हथियार साबित हुआ है, एक विकल्प साबित हुआ है और पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है कि जहां जहां संक्रमण ज्यादा फैला वहां की सरकारों ने लॉकडाउन लगाकर इसको नियंत्रण में किया है। और इसके अलावा अगर हम बात करें देश की कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें भी कुछ प्रगति दिखाई दी है इस सप्ताह, इनकी हम समीक्षा जरूर करेंगे। और इसके साथ ही ये जो सप्ताह है हिंदी सिनेमा जगत और भारतीय सिनेमा जगत के लिए बड़ा दुखदायी रहा, क्योंकि 2 सितारे, जी हाँ 2 सितारे ऋषि कपूर और इरफान खान साथ छोड़ गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। और इससे पूरा कह सकते हैं कि चाहे उसका मनोरंजन जगत से वास्ता है या नहीं, लेकिन हर व्यक्ति दुखी हुआ। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था को भारतीय अर्थव्यवस्था की जो विकास की रफ्तार है उसको और गति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम में जुट गए। एक्शन प्लान उन्होंने मंत्रियों के साथ मिलकर बनाया, अधिकारियों के साथ मिलकर बनाया, कई नियुक्तियां की हैं और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए कई सारे कदम उठाए गए हैं। फिलहाल करते हैं आइए इन सब मुद्दों की समीक्षा और देखते हैं कि दर्शकों के प्रश्न क्या है और उन प्रश्नों का सटीक जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो चाय पर समीक्षा के इस दूसरे भाग में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दर्शकों का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, भारत को कितनी सफलता मिली ये अभी तक इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि लड़ाई अभी जारी है, कोरोना वायरस के खिलाफ जो देश की जंग है वो जारी है। ये जरूर कह सकते हैं कि भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई छेड़ी है उसके तहत जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो सफल प्रतीत हो रहे हैं। अब आप देखिए कि जब लॉकडाउन लगाया गया था और जब कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ने शुरू हुए थे भारत में, तब की स्थिति और आज की स्थिति में देखेंगे तो आपको बहुत अंतर लगेगा। अंतर इसलिए कि शुरू में जो कोरोना वायरस के दोगुने होने की जो संख्या थी, जो रफ्तार थी, वो 3.5 दिन थी। 3.5 दिन में जो संक्रमण के मामले हैं वो दोगुने हो रहे थे और आज जब जांच का दायरा बढ़ गया है, बहुत तेजी के साथ बढ़ा है, उसके बावजूद हमारे जो यहाँ पे कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले दोगुने होने की जो रफ्तार है वो 11 से 12 दिन हो गई है। अपने आप में एक बड़ी बात है। जांच का दायरा भारत में लगातार बढ़ रहा है और हम ये बात जरूर सोचें कि जो लोग कह रहे हैं कि ठीक है हमारे यहाँ पर जो सरकार बहुत कदम उठा रही है, बहुत उपाय कर रही है, लेकिन फिर भी 37,000 के आसपास ये जो संक्रमण के मामले हो गए। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 37,000 में 10,000 लोग वो भी हैं जो कि कोरोना वायरस को हराकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो एक्टिव केस अगर आप देखेंगे तो इसमें से 10,000 आप माइनस कर दीजिए। और खास तौर पर देखिए कि ये जो संकट का समय है ये अवसर भी होता है आत्मनिर्भर बनने का। भारत आत्मनिर्भर बना है। अब आपको बताते हैं वो कैसे। आप देखिए कि चाहे हमने ठीक है शुरुआत में चाइना से बहुत सारी चीजें आयात की, उनमें गुणवत्ता की शिकायतें आई और भी कई चीज़ों की शिकायतें आई, चाहे वो उनकी प्राइसिंग को लेकर हो, चाहे वो देरी अगर उन्होंने की यहाँ पे डिलीवरी कराने में, तो बहुत सारे विषय ऐसे रहे जिनको भारत सरकार ने गंभीरता के साथ लिया, गुणवत्ता के मुद्दे पर समझौता नहीं किया और जो लोग प्राइसिंग पर सवाल उठा रहे थे उसका भी सरकार ने तर्कपूर्ण जवाब भी दिया है। अब आप देखिए कि चाहे पीपीई किट की बात हो, भारत में बहुत सारी जो लोग हैं उनको ये काम दिए गए हैं, बहुत सारे जो उद्योग हैं उनको काम दिए गए हैं कि आप पीपीई किट बनाइए। आप देखिए मास्क बनाने का जो N95 मास्क बनाने का भारत में काम कितनी तेजी के साथ चल रहा है। बहुत सारे निजी उद्योग में से लोग उठकर खड़े हुए हैं जो ये सब काम करने में लगे हैं। चिकित्सा उपकरणों की भारत में कोई कमी नहीं है। जब कोरोना वायरस का मामला आया था तब यहाँ पर एक भी लैब नहीं था। अब आप देखिए कि लैबों की संख्या 200 को पार कर चुकी है। आप देखिए कि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडरों की जो लोग कमी की बात कर रहे थे बिल्कुल नहीं है। 4 लाख सिलेंडर मौजूद है, 1 लाख सिलेंडर का और ऑर्डर दिया जा चुका है। आप वेंटिलेटर की बात करिए, वेंटिलेटर की बिल्कुल कमी नहीं है। और जो भी ऑर्डर दिए गए हैं उसमें से बताया जा रहा है कि 50 से 60,000 तो वेंटिलेटर को जो ऑर्डर दिए गए हैं उसमें वो भारतीय कंपनियां ही हैं। तो भारतीय कंपनियों को फायदा भी तो हो रहा है। आपके देखिए कि हम कितने आत्मनिर्भर बने हैं, भारतीयों ने कितनी तेजी के साथ इस कोरोना वायरस से लड़ाई के दौरान जिन जिन चीजों की आवश्यकता पड़ी उनकी आपूर्ति भारत में ही कर सके, हम भारत में ही विनिर्माण करके भारत में आपूर्ति कर सके। इस मुद्दे पर भारत कितना आगे बढ़ा है।
और आप देखिए कि लॉकडाउन से जो ये ठीक है, 2 बार का लॉकडाउन हो गया। अगर हम 2 बार के लॉकडाउन के ही अगर आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, सभी इस बात से खुश हैं कि लॉकडाउन का फायदा देश को हुआ है। और अभी जब इस सप्ताह की शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो संवाद होता, उसमें इस बात पर सभी ने संतोष जताया कि लॉकडाउन से देश को फायदा हुआ है, इसको आगे भी बढ़ाया जाना चाहिए। कई राज्यों ने तो जब इस अप्रैल महीने के अंत से पहले ही लॉकडाउन को बढ़ाने की 2 सप्ताह के बढ़ाने के लिए घोषणा कर दी और इसका असर दिख रहा है और पूरी दुनिया में ये चीज जाहिर हो चुकी है कि लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कोरोना वायरस से लड़ाई का। भारत में जो कोरोना वायरस से लड़ाई है तो खैर जारी है। आप देखिए कि जो इसकी दवा कह लें कोरोना वायरस की या इसका वैक्सीन कह लीजिए, आप देखिए कि भारत में विभिन्न स्तरों पर उसके परीक्षण जारी हैं। और चाहे वो HCQ की हम बात कर लें, आप देखिए कि वो बिल्कुल उसका भारी मात्रा में उत्पादन हो रहा है और भारत में कोई कमी नहीं है। हम दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। और हमारे जो अस्पताल देखिए, बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जिनको सिर्फ कोविड-19 अस्पताल ही घोषित कर दिया गया है। आप हमारे जो कोरोना वॉरियर्स को देखिए, कोरोना वॉरियर्स की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आई कि इन पर अगर कोई हमला करता है, खासतौर पर डॉक्टरों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर, तो सख्त से सख्त सजा के प्रावधान होंगे। आप देखिए कि जो लॉकडाउन है वो लॉकडाउन को अब सरकार ने 17 मई तक बढ़ा दिया है। तो ये भी एक चीजें हैं ऐसी हैं कि इसकी संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी और लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प था नहीं। और इस बारे में सरकार की तरफ से माना जा रहा था कि यही घोषित होगा, क्योंकि और भी अन्य राज्यों से इसी प्रकार की खबरें आ रही थी कि लोग, जैसे हमने देखा पंजाब की बात करें चाहे तेलंगाना की बात करें, सब लोग अपना बढ़ा चुके थे, तो केंद्र को भी बढ़ाना था। हमें लगता है कि पूरी दुनिया के आंकड़ों का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि भारत में स्थिति बहुत बेहतर है। भारत सरकार बहुत बेहतरीन तरीके से, और खास तौर पर राज्यों की तारीफ करनी होगी कि राज्यों की सरकारों ने, भले ही वहां पर अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों, लेकिन सबने जिस तरीके से मिलकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया है, समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं, वो दर्शाता है कि भारत कोरोना वायरस को हराने में जरूर सक्षम होगा। और लड़ाई जारी है। सफलता ठीक है, पूर्ण सफलता की बात कोई नहीं कर रहा है, लेकिन हमारे कदम, भारत सरकार के कदम, केंद्र सरकार के कदम, राज्य सरकारों के कदम बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सफलता हर कदम पर मिलती दिख रही है। तो आइए देखते हैं दर्शकों का दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दोनों ही अभिनेता, ऋषि कपूर हो, इरफान खान हो, दोनों ही दिग्गज अभिनेता थे और दोनों का जो निधन हुआ है उससे पूरा देश क्षुब्ध है, पूरा देश दुखी है। और खासतौर पर 24 घंटे के भीतर जिस तरह से कैंसर नामक इस खतरनाक बीमारी ने हमारे 2 कलाकारों की जान ली, वो बहुत कह सकते हैं कि हृदय को बड़ा आघात पहुंचा है, सभी को आघात पहुंचा है, चाहे उसका फिल्मों से वास्ता रहा हो चाहे नहीं रहा हो। अब ये 2 कलाकार तो गए हैं, लेकिन आप देखिए कि ये बात सही है कि जो आया है उसको जाना है, लेकिन कलाकार जो होता है वो दिलों पर राज करता है। और हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी कलाकार को पसंद करता हो, उसका एक अपना एक, ठीक है, उसका मेरा ये फेवरेट हीरो, ये फेवरेट हीरोइन है, लेकिन अन्य कलाकारों के भी जो, चाहे वो हिट मूवीज हो, चाहे वो हिट गाने हो, उसका कोई हिट संवाद हो, उससे भी वो किसी न किसी प्रकार से जुड़ा रहता है। ऋषि कपूर जी, आप देखिए कि वो पिछले 5 दशक से तो लगातार फिल्मों में थे वो, तो ये दर्शाता है कि कितनी फिल्में उन्होंने की होंगी, कितने उनके संवाद रहे होंगे, कितने ऐसे गाने होंगे जो कि जिससे कि हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा रहा होगा। इरफान खान को देखिए, इरफान खान चाहे वो नाटकों में काम करने की बात हो, चाहे थिएटर में काम करने की बात हो, चाहे वो धारावाहिकों में काम करने की बात हो, फिल्मों में काम करने की बात हो, चाहे भारतीय सिनेमा की फिल्में हों, चाहे वो हॉलीवुड की फिल्में हों, सब में उन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी और वैश्विक स्तर पर पहचाने जाने वाले अभिनेता थे इरफान खान। दोनों का निधन जो हुआ है वो पूरे, हम कह सकते हैं कि सिर्फ भारतीय सिनेमा ही नहीं, विश्व सिनेमा जगत की हानि है। लेकिन देखिए, जो भी आया है वो जाता है और किसी के जाने से कुछ चीज रुकती नहीं है। ये ठीक है कि ये दोनों जो अभिनेता थे, इनका काम इतना ज्यादा प्रभावी रहा है कि दोनों अमर है और इनका काम कालजयी है, हमेशा याद किया जाता रहेगा। एक इसमें जो राहत भरी बात इंडस्ट्री के लिए अगर देखें तो ये दिखती है, हालांकि इंडस्ट्री गमगीन है, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अगर हम आर्थिक स्तर पर देखें तो दोनों अभिनेताओं पर कोई बहुत बड़ा पैसा इस समय लगा नहीं था, क्योंकि दोनों के अगर हम बात करें कि ऋषि कपूर की, इरफान खान की, तो इंडस्ट्री जानती थी कि दोनों इस समय किन बीमारियों से, किन परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो बहुत फिल्में थी नहीं इनके पास। जो फिल्में थी शायद वो अपने अंतिम चरण में थी या पूरी हो चुकी थी, तो ऐसा कोई
आर्थिक नुकसान प्रोड्यूसरों को हुआ हो ऐसा लगता नहीं है। आर्थिक नुकसान वैसे ही इंडस्ट्री झेल रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 40 दिन से जब से लॉकडाउन लागू है तब से सारा का सारा कामकाज ठप है। शूटिंगें नहीं हो रही हैं, नई फिल्में नहीं बन रही हैं, जो धारावाहिक हैं वो पुराने पुराने रिपीट हो रहे हैं चैनलों पर। तो ये इंडस्ट्री तो वैसे ही नुकसान में है, लेकिन इस इंडस्ट्री की एक बड़ी तारीफ करनी होगी कि इसने अपने जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो इसके दिहाड़ी वर्कर हैं, उनको परेशान नहीं होने दिया। सारे बड़े कलाकारों ने मिलकर जिस तरह से फंड इकट्ठा करके इस वर्ग की हेल्प की है, वो पूरे हम कह सकते हैं कि हर जो इंडस्ट्री है उसके लिए अनुकरणीय होना चाहिए कि कैसे संकट के समय में हम हमारे जो नियमित जो हमारे जो दिहाड़ी कर्मचारी होते हैं उनकी किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उनके परिवार की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। जहां तक हम बात करें इरफान खान और ऋषि कपूर की फिल्मों की, तो दोनों ने अनेकों पुरस्कार जीते हैं, अनेकों मंचों पर शानदार प्रस्तुतियां दी हैं और दोनों ही कलाकारों की पूरी दुनिया में तारीफ होती रही है। हम यही चाहेंगे कि हमारी भगवान से प्रार्थना भी यही है कि भगवान अपने श्री चरणों में इनको स्थान दे। लेकिन कह सकते हैं कि जो आया है उसको जाना है, अपूर्णीय क्षति तो थी ही है। और भारतीय सिनेमा के ये जो दो सितारे थे आकाश में चमक रहे हैं, अपनी चमक बिखेर रहे हैं। और लेकिन एक चीज सोशल मीडिया पर देखने को मिली है इस दौरान कि सोशल मीडिया भी गमगीन था। हालांकि ऋषि कपूर के मामले में कुछ ऐसे वीडियोस भी आए बाद में कि जो कि अनुचित तरीके से बनाए गए थे, जैसे अस्पताल का उनका एक वीडियो वायरल हुआ कि अस्पताल में शायद किसी प्रशंसक ने चोरी छिपे बनाया, कैसे बनाया। हमें देखिए, कोई भी कलाकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति की, हर एक कलाकार की, सभी की एक निजता होती है। उस निजता का सम्मान करना चाहिए, इनके परिवारों की निजता का सम्मान करना चाहिए। कुछ हमें अनाप शनाप बातें अफवाहों के तौर पर या वीडियो के तौर पर नहीं जारी करनी चाहिए, इन सब से बचना चाहिए। आइए देखते हैं दर्शकों का तीसरा प्रश्न क्या है। हाँ, आपका सवाल बड़ा ही सामयिक है। सभी की निगाह इस पर है कि सरकार बंदी से निपटने के लिए क्या कदम उठा रही है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्यों की हो। और राज्य सरकारें भी, देखिए संकट का दौर ऐसा है कि राज्य सरकारें भी वित्त के लिए, आर्थिक मदद के लिए केंद्र की ओर देख रही हैं। अब केंद्र को, जैसे परिवार का मुखिया होता है, उसको सबकी चिंता ये करनी है, सबका ख्याल रखना है कि किसकी जो जरूरत कैसी है, किसकी जरूरत कैसी है, और सबकी जरूरतें पूरी होती रहें, ये सबका ख्याल करना है मुखिया को। तो मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस सप्ताह अर्थव्यवस्था को लेकर चिंतित दिखे। अर्थव्यवस्था किस तरह से आगे बढ़े, अर्थव्यवस्था की जो आगे बढ़ने की रफ्तार है उसको कैसे बढ़ाया जा सके, इसके लिए सरकार पूरी चिंता करती दिखी। हम आपको शुरुआत करें अगर सप्ताह की, जैसा हमने आपको बताया भी कि जब सोमवार को मुख्यमंत्री के साथ संवाद होता है तो सारा का सारा ध्यान किस तरह से केंद्रित रहा था कि जान है तो हमने चिंता करी, लेकिन जहान की भी चिंता करी उस बैठक में। और खासतौर पर एक जो बातें चल रही हैं और ये मीडिया रिपोर्ट्स भी इस बारे में है कि चीन का जो रुख है उसको देखते हुए बहुत सी विदेशी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां चीन छोड़ने का मूड बना चुकी हैं, वहां से अपना कारोबार समेट रही हैं और नए ठिकाने की तलाश में है। ये जो नए ठिकाने हैं ये भारत भी हो सकता है, वियतनाम भी हो सकता है, बांग्लादेश भी हो सकता है, थाईलैंड भी हो सकता है, म्यांमार भी हो सकता है। कई सारे ऐसे देश हो सकते हैं जहां पर श्रमिक लागत कम है, जहां पर अगर हम इंफ्रा की बात करें, बुनियादी ढांचे की बात करें तो वो बेहतर है। भारत तो उन मायनों में शायद अपने पड़ोसियों से बहुत बेहतर है, इसीलिए। और जो अगर हम कहें श्रम लागत तो वो भी कम ही है भारत में। तो भारत भी एक पसंदीदा निवेश स्थल हो सकता है। इसके राह में अगर कोई प्रक्रियागत बाधाएं हैं तो उनको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से भी अपील की है कि जो प्रक्रियागत बाधाएं हैं उनको दूर कीजिए, नियमों को सरल बनाइए। और प्रधानमंत्री ने अपने स्तर पर भी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ, खासतौर पर वित्त मंत्रालय की बात करें, वाणिज्य मंत्रालय की बात करें, रेल मंत्रालय की बात करें, नागर विमानन मंत्रालय की बात करें, गृह मंत्रालय की बात करें, तो इन सब मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठकें करके 2 लगातार बैठकें करी हैं, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकें करी हैं। और कई क्षेत्रों में तो एफडीआई बढ़ाने की बात हुई है। जैसे अगर आप कोयला खनन क्षेत्र देखेंगे तो वहां तो 100% एफडीआई की बात हुई है। तो ऐसे बहुत सारे जो क्षेत्र चुने गए हैं जहां पर विदेशी निवेश आकर्षित किया जा सकता है, नियमों को सरल बनाया जा सकता है। और जॉब क्रिएशन पर बहुत खासा जोर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अगर हम जो दूसरी कंपनियां, जो विदेशी कंपनियां चाइना छोड़कर आना चाहती हैं, उनको लाने में सफल रहे तो यकीन मानिए कि ये जो संकट का अवसर है ये एक हमारे लिए सुनहरा अवसर बन जाएगा विदेशी निवेश का। और विदेशी मुद्रा भंडार भारत का वैसे भी अच्छा है और भी अच्छा हो जाएगा अगर ये विदेशी कंपनियां भारत में आती हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हमारे को खासतौर पे जब कोई कंपनी आती है तो उसको भूमि अधिग्रहण के मामला सबसे पहले अटकता है। तो भूमि अधिग्रहण के जो मामले हैं उनको सरल बनाना होगा कि किस तरीके से बिना विवाद के भूमि अधिग्रहण हो जाए।
अगर हम श्रम सुधार की बात करते हैं तो हमें थोड़ा सा इस मामले में लचीला रुख अपनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ वैसे भी जो ट्रेड यूनियंस हैं वो लगातार कई बार सरकार पर दबाव बनाती है, सरकारों को दबाव में आना भी पड़ता है, तो श्रम सुधार किए जाने की आवश्यकता है। राजस्थान में तो प्रधानमंत्री ने वहाँ के मुख्यमंत्री की तारीफ भी करी कि कारखानों में उन्होंने 8 घंटे का जो कार्यावधि होती है उसको बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया। तो ये एक अच्छी बात थी। संकट के काल में जब कंपनियों ने थोड़ा सा अगर वो लॉस उठाया है तो जो कारीगरों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उस लॉस को कवर करने में वो कंपनी का संस्थान की मदद करें। तो ऐसे ही कई सारे श्रम सुधारों की भी जरूरत है, कानून को नियमों को लचीला बनाए जाने की जरूरत है, और खासतौर पर सिंगल विंडो सिस्टम की बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर हम देखें राज्य का मुख्यमंत्री रहते हुए, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में काफी काम किए थे, और जब उनकी बैठकें होती थी खासतौर पर निवेश को लेकर तो सभी मंत्रालयों के अधिकारी वहां बैठे रहते थे, ताकि जिस भी मंत्रालय के काम में अगर कोई वहां पे कोई बाधा है तो उसको हाथ के हाथ हल कर दिया जाए। तो ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि केंद्र के स्तर पर हो, इसीलिए सभी मंत्रालयों को लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पूरे के पूरे प्रयास करें। कई नियुक्तियां भी की गई हैं इसी दौरान प्रधानमंत्री की ओर से, खासतौर पर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए, और आर्थिक पैकेज के लिए भी सरकार सोच रही है कि किस तरह से एमएसएमईज को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो सके। और अगर हम अभी देखें जिस तरह से लॉकडाउन पार्ट 2 में जो रियायतें दी गई थी उसके हिसाब से लगभग 40%, अगर हम ग्रामीण उद्योग की बात करें, एमएसएमईज की बात करें, 40% उद्योग में कामकाज शुरू हो चुका है, जो कि बड़ी बात है। और रोजगार के मौके आगे बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। हमें थोड़ा सा धैर्य और संयम जरूर रखना होगा, क्योंकि ये ऐसी वैश्विक आपदा है कि तुरंत कुछ हल नहीं निकल पाएगा, लेकिन सरकार इस बारे में प्रयासरत है। और इसमें कहीं कोई किसी को शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि आने वाला जो कल है वो भारत का है। 21वीं सदी भारत की थी, ये सब लोग कहते हैं, भारत की होगी सब लोग कहते हैं, लेकिन ये अब भारत की 21वीं सदी भारत की ही हो, ये तय करने का समय आ गया है, इसके लिए काम करने का समय आ गया है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्था का जो इस समय स्वरूप है उसके हिसाब से देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बार बार कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो बुनियाद है बहुत मजबूत है। हमारे पास किसी प्रकार की कमी नहीं है, हमारे यहाँ अनाज के भंडार भरे हुए हैं। और आप देखिए कि चाहे हम इस संकट के समय में हम अपने लिए तो काम कर ही रहे हैं, दूसरों की भी मदद कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। धैर्य और संयम बनाए रखना जरूरी है। मुझे लगता है कि हम, जैसा कि बहुत सारी वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भी कहा है कि भले ही पश्चिमी देशों की, यूरोपीय देशों की जो विकास दर है नेगेटिव रहे, लेकिन हम पॉजिटिव रहने वाले हैं। वो पॉजिटिव का आंकड़ा 1 भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव आगे सब चीजें भी मिलेंगी। तो ये थी इस सप्ताह की चाय पर समीक्षा। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहे प्रभा साक्षी के साथ। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपसे इसी दिन और इसी समय।